भारत जोड़ो यात्रा में कई नक्सल फ्रंटल संगठन हिस्सा लिए, इसका रिकॉर्ड है। जयराम रमेश ने एक महेश राउत को, जो नक्सली था, उसकी रिहाई के लिए तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। सुना आप लोगों ने, जिन नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन गृह मंत्री अमित शाह ने आज 31 मार्च 2026 के लिए सेट की थी, उनके बारे में कल लोकसभा में क्या क्या खुलासे हुए, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में एक कांग्रेसी इकोसिस्टम इन नक्सली एलिमेंट्स के साथ सालों तक जुड़ा रहा? आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे सोनिया गांधी के एनईसी से लेकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तक जिन अर्बन नक्सल्स को अलेजेडली स्पेस, सिंपैथी और लेजिटिमेसी दी गई, उन्हीं का आज सरकार की पॉलिसीज और आइडियोलॉजिकल पुश के बाद लगभग सफाया हो चुका है। कल लोकसभा में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के एराडिकेशन के विषय पर एक डिबेट हुई, जिसमें अमित शाह ने भारत को नक्सल फ्री डिक्लेयर किया और बताया कि और माओइस्ट पोलिट ब्यूरो और उनका सेंट्रल स्ट्रक्चर लगभग पूरी तरह डिसमेंटल हो चुका है। पर देखिए, यह अचीवमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रयास, डेवलपमेंट वर्क और गवर्नमेंट की नीतियों की वजह से तो संभव हो ही पाया है, बट इन नक्सलियों को जो कांग्रेसी इकोसिस्टम द्वारा इतने सालों तक नजदीकी, सिंपैथी, पेट्रोनेज और सपोर्ट दिया गया, उसका भी रियलिटी चेक कल अमित शाह ने अपनी स्पीच में दिया। नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला, हजारों युवाओं की मृत्यु हुई। एक एनजीओ की अगर मान ले तो इधर और साइड से 20,000 और इधर और साइड से 20,000 युवा मारे गए। उन्होंने बताया कि 1970 से लेकर मार्च 2026 तक कांग्रेस ने न सिर्फ नक्सलवाद की समस्या को इफेक्टिवली टैकल करने में फेल किया, बल्कि कई स्थितियों में उससे इनडायरेक्ट सपोर्ट भी मिला। उन्होंने कहा कि नक्सल टेररिज्म के चलते जो लगभग 20,000 लोगों की जान गई, उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस और उनके इकोसिस्टम पर आती है। उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस के कई लीडर्स और सिंपैथाइजर्स ऐसे रहे हैं जो धीरे धीरे खुद ही नक्सलाइट सोच के करीब पहुंच गए। कि नक्सलवाद का मूल कारण विकास की डिमांड नहीं है, एक आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी को अपने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए 1970 से इंदिरा जी ने स्वीकार कर लिया। ये वामपंथी विचारधारा के कारण नक्सलवाद फैला। शाह ने इस आइडियोलॉजी की जड़ इंदिरा गांधी के दौर तक ले जाते हुए कहा कि 1970s में अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में इलेक्टोरल फायदे के लिए नक्सल सपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया। उनके हिसाब से यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से कांग्रेस ने कभी भी नक्सल आइडियोलॉजी को सीरियसली चैलेंज नहीं किया। अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि नक्सलिज्म का असली कारण गरीबी नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 60 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ट्राइबल इलाकों का डेवलपमेंट नहीं कर पाई, जिससे धीरे धीरे रेड कॉरिडोर का विकास हुआ। उसके बाद सोनिया गांधी द्वारा बनाए गए एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एनएसी पर भी अमित शाह ने सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि एनएसी और उससे जुड़े कुछ लोगों ने नक्सलवाद के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया। इस संदर्भ में उन्होंने कुछ स्पेसिफिक नाम भी लिए। सोनिया जी इसकी अध्यक्ष थी, हर्ष मंदर इसके सदस्य थे। उनके एनजीओ अमन वेदिका में शीर्ष नक्सली नेता की पत्नी को जिम्मेदारी दी गई थी और रिकॉर्ड है कि वह उन नक्सलियों में शामिल थी जिन्होंने अपहरण के केस अर्बन एरिया में किए थे। और मान्यवर एनएसी देश का नीति निर्धारण करती थी। रामदयाल मुंडा वो कहते थे नक्सल ऑपरेशन जरूरत से ज्यादा कठोर है। ये प्रच्छिन्न समर्थन ने ही नक्सलियों की हिम्मत बढ़ाई। शबनम हाशमी, राम पुनानिया, उषा रामनाथन, एनसी सक्सेना, जीन ड्रेज, फराह नकवी और मान्यवर एक विनायक सेन। हर्ष मंदर के एनजीओ पर आरोप लगाया गया कि उसने एक सीनियर नक्सल लीडर की पत्नी को महत्वपूर्ण भूमिका दी। विनायक सेन, जिनको 2010 में नक्सल लिंक्स के लिए दोषी ठहराया गया था, उन्हें प्लानिंग कमीशन के हेल्थ स्टीयरिंग कमेटी में जगह दी गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश पर भी आरोप लगा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नक्सल महेश राउत की रिलीज की मांग की। इसके अलावा नंदिनी सुंदर, रामचंद्र गुहा, जॉन ड्रेजे जैसे नामों का भी उल्लेख करते हुए अमित शाह ने एक बड़े इकोसिस्टम की बात की। वैसे एनएससी में मौजूद कई संदिग्ध लोगों की प्रोफाइल हमने अपने एक पुराने वीडियो में भी की है, जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी देखिए, अमित शाह ने यह भी बताया कि ये सो कॉल्ड अर्बन नक्सल इकोसिस्टम न केवल सिक्योरिटी फोर्सेस के मोराल को प्रभावित करता रहा, बल्कि ट्राइबल समुदायों के बीच भी भ्रम और असंतोष फैलाता रहा, जिससे एंटी नक्सल ऑपरेशंस कमजोर पड़े। उन्होंने उस मुद्दे पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को भी सीधा टारगेट किया। राहुल गांधी जी अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई बार
नक्सलों और उनके हमदर्दों के साथ देखे गए। 2010 में उड़ीसा में लाडो सिकोका के साथ मंच साझा किया। सिकोका ने उसी मंच से भड़काऊ भाषण दिया और राहुल गांधी को माला भी पहनाई। अमित शाह ने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन के दौरान राहुल गांधी कई बार ऐसे लोगों के साथ देखे गए हैं जिन्हें नक्सल सिंपैथाइजर माना जाता है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में कुछ ऐसे संगठनों की भागीदारी का जिक्र किया। साथ ही 2010 उड़ीसा में लाडो सिकोका के साथ स्टेज शेयर करने, 2018 हैदराबाद में गुम्मादी विट्ठल राव से मिलने और मई 2025 में कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पीस के सदस्यों से मुलाकात जैसे उदाहरण भी दिए। देखिए, इसके अलावा अमित शाह ने यह भी कहा कि जब टॉप नक्सल कमांडर हिडमा की मौत हुई तब इंडिया गेट पर कुछ स्लोगन्स लगाए गए जिनके वीडियो को राहुल गांधी ने शेयर किया। मतलब राज्य स्तर पर भी उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए कि खासकर छत्तीसगढ़ की पिछली भूपेश बघेल सरकार पर, जिसे उन्होंने नक्सलाइट्स को शील्ड करने वाला बताया। साथ ही ऑपोजिशन के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी पर भी सवाल उठाए गए जिन्होंने सलवा जुडुम के खिलाफ निर्णय दिया था। अपने बयान में शाह ने अर्बन नक्सल्स पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ये लोग हमेशा आर्म्ड माओइस्ट के साथ डायलॉग की बात करते हैं, लेकिन आम नागरिकों और सुरक्षा बलों के जवानों की मौत पर उनकी प्रतिक्रिया उतनी सक्रिय नहीं होती। उन्होंने ये तक कहा कि जो लोग शब्दों या विचारों से नक्सलवाद का समर्थन करते हैं वो उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि बंदूक उठाने वाले। साथ ही उन्होंने नक्सलाइट्स को भगत सिंह या बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्र सेनानियों के समक्ष रखने की कोशिश का विरोध किया। दोस्तों, तो आप लोगों ने सुना और देखा कि कैसे 20,000 लोगों की मौत की जिम्मेदार कांग्रेस सरकार हमेशा अपनी अकाउंटेबिलिटी से बचती आई है और दूसरी तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में माओइस्ट लीडरशिप को डिसमेंटल किया गया। हजारों लोगों ने सरेंडर किया और बस्तर जैसे पहले प्रभावित इलाकों में विकास पहुंचाया गया। तो आखिर में एक बात जरूर समझिए कि भले ही हमने आज 31 मार्च 2026 को नक्सल मुक्त भारत की डेडलाइन को सक्सेसफुली अचीव कर लिया है, पर यह अंत नहीं है। ये एक नए भारत की शुरुआत है जहां मुद्दा सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि नैरेटिव और आइडियोलॉजी की लड़ाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद।